हेनरी फेयोल जो थे, ये एक अपने टाइम के बहुत मतलब मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से इन्होंने प्रिंसिपल्स अपने 14 प्रिंसिपल्स दिए हैं। बट इनकी बैकग्राउंड क्या है? ही द यूनिवर्सलिस्ट एंड द फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट। इन्होंने जनरल मैनेजमेंट के ऊपर, याद रखना, जनरल एक होता है जनरल मैनेजमेंट, ये जो टेलर है उनका साइंटिफिक मेथड था, बट इनका जनरल मैनेजमेंट के ऊपर उन्होंने काम किया। और he was born in France in 1841. He graduated in 1860 as mining engineer and joined a French mining company the same year. He worked as a junior executive in the company for the year 1992. In 1892. Thereafter, he was promoted as general manager in the company. In 1998, he was appointed as chief executive of the company, CEO. His managerial excellence has reflected by the fact that he turned the losing company to the flourishing organization. When he retired after 50 years, the company was a leading steel company with strong financial background. हेनरी फेयोल ने जब कंपनी ज्वाइन करी तो उनको लगा कि यार यहाँ तो बहुत ज्यादा इश्यूज हैं, कंपनी प्रॉफिट में नहीं जा रही है, जिसकी जो मर्जी आ रही कर रहा है, डिसीजंस ठीक नहीं हो पा रहे हैं, लोगों को क्लैरिटी नहीं है उनको करना क्या है। समझे बेटा? हेनरी फेयोल के ये ऑब्जर्वेशंस थे। तो उन्होंने क्या कहा, कभी ऐसे तो काम नहीं चलेगा, हमें तो इसको बढ़ाना पड़ेगा, इसको तो हमें प्रिंसिपल बनाने पड़ेंगे, रूल्स बनाने पड़ेंगे, तभी हम कंपनी को आगे ले जा सकते हैं। तो हेनरी फेयोल ने 14 प्रिंसिपल्स दिए, जो फेयोल के प्रिंसिपल है। मैं नेक्स्ट स्लाइड में दिखाता हूँ। ये देखो, फेयोल के 14 प्रिंसिपल हैं। डिविजन ऑफ वर्क, authority and responsibility, discipline, unity of command, unity of direction, subordination of individual interest, top general interest, remuneration of employees, centralized and decentralized, scalar chain, principle of order, principle of equity, stability of tenure of personnel, principle of initiative and spirit de corps। ये लास्ट वाला जो फ्रेंच वर्ड है, सब क्या होगा है, ठीक है। तो ये 14 प्रिंसिपल्स हैं जो कि फेयोल ने दिए, राइट। अब हम एक एक करके इसको हम लोग समझेंगे। डिवीजन ऑफ वर्क, इससे क्या समझते हो आप? चलो पहले, इससे पहले कि मैं लोग को ले जाऊं नेक्स्ट स्लाइड पे, डिवीजन ऑफ वर्क से मतलब क्या समझते हो? मैंने कल बताया भी था आपको, आप लोगों को। हाँ बताओ बेटा। वर्क को डिवाइड करना अलग अलग लोगों में, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ समझे सिद्धार्थ, है ना? यस सर, यस। ठीक है। जो भी टेक्निकल या मैनेजरियल वर्क है उसको आप डिवाइड कर दोगे। डिवीजन ऑफ वर्क प्रमोट स्पेशलाइजेशन। अब क्या होता है, देखो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जो वर्कर हैं, आपने अगर उनको डिवाइड कर दिया कि भाई देखो, स्टेप 1 पे आप ये बंदा काम करेगा, स्टेप 2 पे ये बंदा काम करेगा, स्टेप 3 पे ये करेगा, इस तरीके से, या ये टीम काम करेगी, ये टीम काम, डिपेंडिंग अपॉन आपकी ऑर्गेनाइजेशन कैसी है। तो क्या होता है, हमने अगर ये डिवीजन कर दिया तो धीरे धीरे जो बंदे काम कर रहे हैं वो स्पेशलिस्ट बन जाएंगे। यस और नो? यस सर, यस सर, है ना? तो इससे क्या होगा कि काम जो है वो जल्दी होगा। मतलब मैं अगर फर्स्ट टाइम मेरे को कोई चीज करने में टाइम लगता है, सेकंड टाइम अगर रिपीट कर रहा हूँ तो कम टाइम लगेगा। इस तरह से करता जाऊंगा तो मेरा टाइम कम होता जाएगा ना, उसको अपने आप को जॉब को खत्म करने के लिए। तो मैंने डिवाइड कर दिया काम को, और टीम्स में डिवाइड कर दिया, और या बंदों में डिवाइड कर दिया, और वो बंदे जो है वो अपना एक वही काम कर रहे हैं रिपीटेडली, और उसमें उनको एक्सपर्टीज हो रही है। और मेरे को ये देखना है कि जिस बंदे को मैं असाइन कर रहा हूँ वो केपेबल है या नहीं, क्वालिफाइड है या नहीं, एक्सपीरियंस है या नहीं। मैं
किसी अनट्रेन्ड बंदे को अगर मैं उसमें यूज कर लूंगा तो मेरा सारा पर्पस डिफीट हो जाएगा, क्योंकि वो काम ही नहीं कर पाएगा और एक स्टेज से दूसरी स्टेज पे जा ही नहीं पाएगा वो। तो मतलब क्या हुआ कि मेरे को वर्क को डिवाइड करना है और स्पेशल और एक्सपीरियंस क्वालिफाइड लोगों को असाइन करना है, सो दैट जो रिपीटेडली वो काम करेंगे तो उसके अंदर एफिशिएंसी जो है वो बहुत और ज्यादा हो जाएगी। करेक्ट? आपने कभी देखा है क्या कहते हैं, जो शू मेकिंग फैक्ट्री होती है उसमें क्या होता है, या चलो शर्ट होता है, जो शर्ट की स्विंग की फैक्ट्री होती है जहाँ शर्ट्स बनती हैं, वो वहां पे देखा है कभी? अभी क्या एक्सपीरियंस हुआ है कि भाई फैक्ट्री में देखा? कोई फैक्ट्री विजिट करी है आप लोग ने? कोई फैक्ट्री के बारे में सुना है या पढ़ा है या कुछ है? देखो, सुना है, पढ़ा तो देखा नहीं है सर। देखा नहीं है, कोई बात नहीं। क्या होता है फैक्ट्री में, हम उसको बोलते हैं असेंबली लाइन। वहां पे एक बंदा होता है, वो सब उसका शर्ट है तो वो क्या करता है कि वो सिर्फ शर्ट को काटता है, काट के दूसरे को देता है, दूसरा उसको उसकी उसकी सिर्फ बाहें सीता है और आगे दे देता है, वो उसकी एक शर्ट बना देता है। चौथा बंदा सिर्फ कॉलर लगाता है, तीसरा बंदा उसको उसमें बटन्स लगाता है, चौथा बंदा, इस तरीके से करते 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 एंड तक शर्ट पूरी तैयार हो जाती है। तो मैंने क्या किया कि भाई शर्ट को बनाने के लिए मैंने ये नहीं किया कि यार एक बंदा है, तू भाई ऐसा कर, काट भी, तू उसको सिल भी, तू उसको क्या कहते हैं बटन भी लगा, तू उसमें कॉलर भी लगा, ये कर। ऐसा नहीं किया ना मैंने। हाँ सर। मैंने क्या किया, मैंने उस वर्क को डिवाइड कर दिया 5-6 लोगों में। तो उससे क्या होगा कि मेरा जो काम है वो बहुत ज्यादा एफिशिएंटली हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रिपीटेड वर्क है। हाँ, ये इंश्योर करना पड़ेगा मेरे को कि जो लोग काम कर रहे हैं वो क्वालिफाइड हो, वो स्किल्ड हो, उनकी कैपेबिलिटी हो। ठीक है? यस सर, यस। तो ये क्लियर हो गया डिविजन ऑफ वर्क? हाँ सर। इशिता, यस सर। हो गया क्लियर? आगे चले। सर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब भाई एक प्रिंसिपल कहता है कि भाई आप अगर किसी को अथॉरिटी दे रहे हो तो उसको जिम्मेदारी भी दो। अगर मेरे पास सिर्फ अथॉरिटी होगी और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी तो मैं अपनी अथॉरिटी का मिसयूज करूंगा। पहली बात, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में फर्क क्या होता है? अथॉरिटी को क्या बोलते हैं? कहते हैं ना ये मेरी अथॉरिटी। हाँ, क्या मतलब होता है इसका बताओ जल्दी। सिद्धार्थ, मैं बताऊं फिर अगर नहीं आ रहा तुम लोग को? आप बता दो सर। ठीक है, मैं इशिता मैं बता रहा हूँ फिर। है मेरे पास अथॉरिटी है कि मैं स्टोर, जो मेरा रॉ मटेरियल का स्टोर है, वहां से जाऊं और कहूं मेरे को ये मटेरियल दे दो, मेरा प्रोडक्शन करनी है। ये मेरे पास अथॉरिटी है। ठीक है? अथॉरिटी का मतलब क्या है कि आपके पास पावर है। ओके। जैसे पुलिस को अथॉरिटी होती है ना कि किसी को जाके वारंट ले जाए और घर घर में सर्च वो कर ले, उनको अथॉरिटी है इस चीज की। आप अगर रोड पे जा रहे हो, चालान करता है तो उनकी पुलिस वाला है, उसको अथॉरिटी है कि आपका चालान काट दे। हर कोई बंदा तो काट नहीं सकता। आ गया समझ सर। इशिता, यस सर, आ गया समझ। अथॉरिटी मतलब पावर्स, है ना? समझ गया ना? यस सर। अब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। मेरी अथॉरिटी तो है, पर मेरी जिम्मेदारी का क्या क्या है ना? एक अथॉरिटी है और एक मेरी जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी क्या कि मेरे को फैक्ट्री के अंदर दिन भर के 1000 यूनिट वो करने हैं, प्रोड्यूस करने हैं। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मतलब ये हुआ कि अगर 1000 में से 900 हुए तो मेरे को पनिशमेंट मिलेगी या मेरे को पेनलाइज करा जाएगा, और अगर 1000 से ज्यादा मिले
तो मेरे को हो सकता है एप्रिसिएशन मिल जाए मैनेजमेंट से। तो मेरी जिम्मेदारी क्या है, किसी भी तरीके से मेरे को 1000 यूनिट इंश्योर करने हैं कि एंड ऑफ द डे निकल जाएं। तो इस चीज की मेरी जिम्मेदारी है। यस और नो? यस सर। तो अब अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में फर्क समझ गए सिद्धार्थ? डिफरेंस तो समझ गया, बट सर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, तो डिफरेंस हाँ क्या है? हैं? मतलब अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ना, तो इसमें डिफरेंस थोड़ी करना है, मतलब ओके डिफरेंस समझ में आ गया, बट डिफरेंस समझ आ गया? तो बताओ फिर क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये है कि जैसे एक ओके पहले अथॉरिटी बता दो। अथॉरिटी तो हो गया पावर, ओके, हाँ देन हाँ वो पावर को उसको यूज कैसे करना है। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि क्या कहते हैं, मेरे को क्या कहते हैं, कैसे उसको अपनी पावर को यूटिलाइज करना है, कैसे किसको मेरी जैसी अथॉरिटी मेरी पावर है, सो मेरे अंडर जो काम करते हैं उनको कैसे क्या कहते हैं उनको कैसे मेरे को कंट्रोल करना है, और क्या कहते हैं, और उसके बाद और जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जो मेरे हम्म, नीचे जो बंदे काम करते हैं वो परफॉर्म कैसे करते हैं उसको देखना है। और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी की मैं भी थोड़ा कंट्रीब्यूट करूं, मैं भी एज सच की मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो वो कर रहे हैं और जो प्रोडक्ट निकलेगा ओके। मेरे को हम्म, बोलने नहीं आ रहा सर, मतलब कोई बात नहीं। हाँ हाँ। अरे इशिता आप बताओ, चलो मैं अब फिर से बताऊंगा। इशिता? रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स कि जो हमारे ऊपर जिम्मेदारी है वो, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि मेरे ऊपर जिम्मेदारी है कि मुझे पूरी क्लास को मैनेज करना है, तो अगर पूरी क्लास मैनेज नहीं रहती है तो मुझे पनिशमेंट मिलेगी। अगर पूरी क्लास मैनेज रहती है बहुत अच्छे तरीके से तो मुझे इंक्रीमेंट भी मिल सकता है। हाँ आपने थोड़ा सही एग्जांपल दिया है कि क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, फिर से दोबारा से बताओ। क्लास को मैनेज रखना, क्लास को उसको मैनेज करना, शांत कराना। बिल्कुल ठीक है ना, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये आपकी जिम्मेदारी है। यस और नो? ठीक है ना? यस अच्छा, सर। और अगर मैं कहूं कि आपकी अथॉरिटी क्या है? कि मैं जो भी क्लास है उनको ऑर्डर कर सकती हूँ, वो मेरी बात को मना नहीं कर सकते क्योंकि मैं उनको मॉनिटर कर रही हूँ। यस, मेरी मेरी अथॉरिटी पावर। की कोई बच्चा बदमाशी करेगा तो मैं उसको डांट के बिठा सकती हूँ। ये आपकी अथॉरिटी है, ये आपको पावर दे दी है ना? आपको आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लासरूम है कि क्लास में कोई बच्चा जो है वो बात ना करे, क्या कहते हैं, जो लेक्चर चल रहा है उसके पूरा 100% ध्यान दे। राइट, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब अगर बच्चे शोर मचा रहे हैं तो इसका मतलब आपने आपने आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा नहीं रहे हो। यस सर। यस सर। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी अथॉरिटी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है, पर आपकी और आपको प्रिंसिपल बोल दे ऐसा है, किसी बच्चे को कुछ नहीं कहना है तुम्हें, पर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो तुम्हारी पूरी क्लास की है। पॉसिबल है ऐसा? सर। नहीं ना? नो। सर। तो इसीलिए तुमने अगर इसमें पढ़ा, पहला लाइन ये, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी गो टुगेदर। अगर अथॉरिटी होगी तभी आप रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी निर्वाह कर पाओगे, उसको आप फुलफिल कर पाओगे। देयर शुड बी a parity or balance between authority and responsibility. The Fayol stressed that right and power to give orders should be balanced with the responsibility for performing necessary function. ठीक है, बहुत सिंपल है, मतलब इसमें कुछ मैं मतलब पढ़ दिया मैंने, बट अगर तुम्हें समझ में आ गया तो लेट्स गो फॉरवर्ड। मतलब ये इस पॉइंट में अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को साथ में यूज करना है, मतलब जो मेरी अथॉरिटी है उसको रिस्पॉन्सिबिली मेरे को यूज करना है, बस एज सच यही है ना बस इसमें तो। हाँ मतलब ये हुआ कि अगर आपको अथॉरिटी दी है, अगर हाँ आपको तो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है तो आपको अथॉरिटी देना जरूरी है। अगर आपको नहीं सिर्फ अथॉरिटी दे दी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो आप उसका अथॉरिटी का मिसयूज करोगे। फॉर एग्जाम्पल क्या कहते हैं,
आपको अथॉरिटी दे दी है कि भाई आप जो है किसी बच्चे को डांट सकते हो, ठीक है, जैसा भी इसमें, बट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं है, हाँ हाँ। ठीक है। तो तो मैं तो तो अगर आप अपनी अथॉरिटी को यूज भी नहीं करोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, तो और अगर उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी। मिसयूज कर देते कि जो क्या कहते हैं, बच्चा जो है आप बच्चों को अननेसेसरी डांट रहे हो, तो वो भी गलत है। आप अपनी अथॉरिटी यूज करो, बच्चा जेन्युइनली प्रॉब्लम है, आप बच्चे को डांट रहे हो, वो दैट इज ऑल्सो रॉन्ग, आगे से समझिए, डिसिप्लिन करते है ना। आगे। तो आगे से। इशिता बेटा आ गया ना आपके लिए, है ना। सर आप दोबारा पढ़ोगे ना तो और क्लियर हो जाएगा आपको। तो अगर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा दे दी, अथॉरिटी नहीं दी, तो आप जैसे फॉर एग्जांपल मैंने प्रोडक्शन मैनेजर हूँ, मेरे को अथॉरिटी नहीं कि मैं अपना रॉ मटेरियल स्टोर से इशू कराऊं, तो मैं प्रोडक्शन कैसे करूंगा। मेरे को तो जब ऊपर से ऑर्डर आएंगे उनको परचेज स्टोर वालों को, तो हमें मेरे को वो देंगे, तब तक पता चला मेरा प्रोडक्शन डिले हो गया, तो मैं कैसे प्रोड्यूस करूं। तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो कंपनी ने बढ़ा दी पर अथॉरिटी नहीं बढ़ाई, तो इसलिए दोनों साथ साथ चलते हैं, ठीक है। यस यस। डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, अगर आप उनको फॉलो नहीं करोगे तो आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर केओस हो जाएगा, कोई डिसिप्लिन नहीं होगा। लोग जब मर्जी उठ के वहां अपने सीट से जा रहे हैं, जब मर्जी आ रहे हैं, जब मर्जी जा रहे हैं। अगर डिसिप्लिन नहीं होगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो व्हाट विल हैपन, देयर विल बी केओस, करेक्ट। सर क्या मतलब होता है? है उसका मतलब किसका, chaos आपकी आवाज नहीं क्लियर बेटा। तो chaos का chaos केओस, केओस मतलब, हाँ अच्छा, केओस का मतलब होता है कंफ्यूजन, मतलब किसी को पता ही नहीं कि करना क्या है। मतलब लोग मतलब केओस का मतलब कि समझ लो कि जैसे ना कुछ भी हो रहा है, लोग जा रहे हैं आ रहे हैं, कोई डिसिप्लिन नहीं। आपने स्कूल में देख लो, आप अगर क्या कहते हैं बच्चों को कह दिया जाए ऐसा, जब मर्जी तुम्हारी क्लास है आना, जब मर्जी है मत आना, है ना। क्या कहते हैं, तुम चाहे बाहर घूम सकते हो, तुम ड्रेस में आओ मत आओ, कोई तुम्हारा कोई डिसिप्लिन नहीं होगा, तो फिर क्या होगा, केओस हो जाएगा ना। कोई आएगा कोई जाएगा, जिसकी मर्जी जो करेगा, राइट। यस सर सिमिलरली एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना मैंडेटरी है। अगर आप नहीं करोगे तो आपको पेनल्टी लगेगी। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जो फैक्ट्रीज होती है ना बेटा, उसमें उन्होंने डिसिप्लिन कर रखा है कि जो टाइम है उतने बजे तक आपका अंगूठा वहां पे जो उनकी मशीन होती है वो लग जाना चाहिए कि भाई आप एंटर कर गए, राइट। यस और अगर आप 15 मिनट लेट आए, डिपेंडिंग अपन अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन होता है, तो आपकी हाफ डे की सैलरी कट जाएगी उस दिन की। अभी एक उन्होंने रूल निकाल दिया है, सब लोग जो है टाइम पे आएंगे नहीं आएंगे, यस सर तो इस तरीके से, इसलिए जो उसने हेनरी फेयोल ने कहा कि भाई डिसिप्लिन भी होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। यस सर। Discipline is absolutely essential for smooth running of the business. To sum up, discipline can enforce only if good superiors are there at all levels. Agreement with worker are clean and fair, and sanctions are justified. मतलब ये हुआ कि भाई ये यहाँ पे सीनियर लोग जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं उसके लिए, डिसिप्लिन के लिए, वो अच्छे होने चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन को आगे ले जाने वाले होने चाहिए, उनको रूल्स निकालने हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट के लिए हो, है इस तभी ऑर्गेनाइजेशन आगे। तो डिसिप्लिन क्लियर हो गया ना, बड़ा बहुत सिंपल है, मेरे को कुछ लगता भी नहीं कि इसके अंदर मैं आपको ज्यादा बताऊं भी, बट एनीवे डिसिप्लिन समझ में आ गया। यस सर, यस सर। यूनिटी ऑफ कमांड। अब देखो क्या है कि अभी क्या होता है कि
सपोज करो एक ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पे एक फैक्ट्री का मैनेजर है, ठीक है। अब उसको दो जने ऑर्डर दे रहे हैं। सेल्स वाला कह रहा है कि भाई तू फटाफट प्रोड्यूस कर, मेरे को माल बेचना है। जो फाइनेंस वाला कह रहा है कि भाई अभी पैसे नहीं है, प्रोडक्शन स्लो कर दो आप, क्योंकि क्या कहते हैं हम लोग को फाइनेंशियल क्राइसिस है, इसलिए हम उतना केटर नहीं कर पाएंगे। अब अगर उसके दो बॉस हुए तो वो तो समझ में नहीं आएगी मैं किसकी बात मानूं। ओके सर। तो जब तक ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ एक ही बॉस नहीं होगा हर बंदे का, तब तक आपको प्रॉब्लम आएगी। आप डुअल बॉस, दो बॉस एक बंदे के कभी नहीं होने चाहिए। एक बंदे को एक बंदे दूसरे उसके अपने बॉस से ही ऑर्डर्स मिलने चाहिए कि तेरे को ये करना है। ओके सर। ठीक है ना, उस बॉस को अथॉरिटी है अपने सबऑर्डिनेट को इंस्ट्रक्शंस दे, क्योंकि फुलफिलमेंट ऑफ जॉब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। तो अब यहाँ मैंने लिंक कर दिया अथॉरिटी और उसको लिंक कर दिया है मैंने, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को यहाँ पे लिंक भी कर दिया। बट एनीवे, चलो तुम लोग कंफ्यूज ना हो, तो सिंपल याद रखो कि भाई आपको, अगर आप ऐसे घर में सोचो कि क्या कहते हैं, हालांकि बड़ी एग्जांपल अप्रोप्रिएट नहीं है, बट फिर भी जैसे एग्जांपल की तरह कि मम्मी भी कुछ कह रही हैं, पापा भी कुछ कह रहे हैं, तो आप किसकी बात मानो, ये आप लोग कंफ्यूजन हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अगर हम घर में कहते कि नहीं भाई ऐसा है कि जो जो मम्मी बोलेगी वही करना है, तो पापा को कुछ काम करना है तो वो मम्मी को बोलेंगे, मम्मी आपको बोलेगी, आपको बोला ठीक है। तो अगर दो जने बोलते तो अब बंदा कंफ्यूज हो जाएगा ना कि मैं ये करूं या ये करूं, है ना। क्लैरिटी है? यस सर। यस सर। आगे चलते हैं। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या होता है बेटा? अगर आपके प्लान्स इतने क्लियर नहीं है कि भाई हमें ये करना है, मतलब ये हुआ कि जो ग्रुप है उसको सेम ही ऑब्जेक्टिव अचीव करना है, क्योंकि ऐसा ना हो कि जो उनको डायरेक्शंस मिले वो मल्टीपल डायरेक्शंस हो, अलग अलग डायरेक्शंस हो, जो कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल को फुलफिल करने के में उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं हुआ। मतलब ये हुआ कि जो ग्रुप के एफर्ट हैं वो टुवर्ड्स कॉमन गोल होने चाहिए। ओके, एक और बार रिपीट करने सर। हाँ मैं बताता हूँ। जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्लान्स इस तरह से बने कि जो डायरेक्शन मिले लोगों को वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल की तरफ ही, उसके फुलफिलमेंट की तरफ ही पॉइंट कर रही हो। ओके, इसको बोलते हैं यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। मतलब ये हुआ कि आपने एक पर्टिकुलर टीम को, ग्रुप को डायरेक्ट किया कि भाई ये अचीव करना है, तो जो ग्रुप के लोग हैं उनको बहुत ही क्लैरिटी हो कि भी हमें करना क्या है। एक देखो फर्क है, जो मैंने इससे पहले पढ़ाया था तुम्हें, सॉरी, यूनिटी ऑफ कमांड, इससे ये तो क्लैरिटी है ना, ये एक बॉस होना चाहिए, ठीक है। अब ये एक है कि भाई जो अचीवमेंट होना है ग्रुप का, वो भी एक ही फोकस हो उसका। फॉर एग्जाम्पल, हमें 1000 यूनिट प्रोड्यूस करने हैं, एवरीवन शुड हैव दैट थिंग इन हिज और हर माइंड। ओके 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 सर, अच्छा। ठीक है ना, कि एक ही प्लान है, इस प्लान को अचीव करने के लिए तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये करना है। बिकॉज जो बंदा जो कुछ कर रहा है वो अल्टीमेटली उसी प्लान का हिस्सा है। वो ऐसा नहीं हो सकता कि एक बंदे की कुछ एक्टिविटी ऐसी हो, उसको कुछ ऐसी डायरेक्शन मिले जो कि इस प्लान से लिंक्ड ही ना हो। फॉर एग्जाम्पल,
आपकी टीम में 10 बंदे हैं, ठीक है, बॉस है, बॉस ने क्या किया, उसने कहा ऐसा करो यार, जो 8 लोग हैं वो तो जो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं उसमें चले आओ, और जो 2 लोग हैं वो मेरे घर पे चले जाओ, मेरे घर पे कुछ काम है। तो उन लोगों को डायरेक्शन कुछ और दे दी, और जो 8 हैं उनको डायरेक्शन कुछ और दे दी। कमांड यूनिटी, जो उनको कमांड दी गई वो क्या कहते हैं, इस टीम के ग्रुप में से कुछ मेंबर्स को कुछ और कमांड दी और कुछ मेंबर कुछ और कमांड दी। तो ये दिस इज नॉट गुड। प्रिंसिपल ये है कि भाई पूरी टीम को आप सिंगल कमांड दोगे, वो कमांड ऐसी होनी चाहिए जो कि एक ही गोल को फुलफिल करने के लिए एप्लीकेबल हो, रेडी हो। नहीं क्लियर हुआ इशिता? यूनिटी ऑफ डायरेक्शन? नो सर। गुड, फिर से बताता हूं। देखो बेटा, आपको कोई डायरेक्ट करता है ना कि देखो ये करना है, ये करना है, ऐसे करना है। डायरेक्शंस का मतलब समझते हो? पहले डायरेक्शन का मतलब समझते हो? यस सर। है ना, कि भाई आपको हम एक प्लान बताते हैं कि भाई ये मेरा प्लान है। फॉर एग्जाम्पल मेरे को क्या कहते हैं, प्रोडक्शन करना है, तो मेरी टीम में 10 लोग हैं। एक बंदे को मैं कहता हूं कि भाई तुम रॉ मटेरियल को लेके आओगे, दूसरे बंदे को कहता हूं मैं कि तुम रॉ मटेरियल को जो क्या कहते हैं, हमें सपोज करो कुछ एक्स वाई चीज प्रोड्यूस करनी है, जो कि लेट्स से डिस्क्रीट, मतलब कि कोई ऑब्जेक्ट है जो कि या कोई आर्टिकल है वो प्रोड्यूस करना है। तो दूसरे बंदे को मैं कहता हूँ कि तुम इसको छोटे छोटे पीसेस में काटोगे। थर्ड बंदे को कहता हूँ कि तुम इसके ऊपर क्या कहते हैं, इसको शेप में दोगे। चौथे बंदे को मैं कहता हूँ कि तुम इसके अंदर कलरिंग करोगे। पांचवें बंदे को कहता हूँ मैं तुम इसकी क्वालिटी चेक करोगे, और कोई प्रॉब्लम है तो उसको वो करोगे। छठे बंदे को कहता हूँ कि तुम इसको पैकेट में पैक करोगे, और सातवें बंदे को कहता हूँ कि इसको जिसका जो ऑर्डर है उसके यहाँ डिस्पैच कर दोगे। तो मेरा प्लान एक ही है, मैंने जो डायरेक्शन दी है वो हर एक को अलग अलग डायरेक्शन दी है, पर जो अल्टीमेट एम है मेरा वो उतने यूनिट्स प्रोड्यूस करने का है, और सब उसके अंदर अपना रोल प्ले कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया? कोऑर्डिनेटेड एफर्ट हो गई। कोऑर्डिनेशन हो गया, नहीं हो गया? यस सर। यस सर। एक ही प्लान है मेरा कि मेरे को 1000 यूनिट प्रोड्यूस करने हैं। इसमें इस बंदे का रोल ये है, इसका रोल ये है, इसका रोल ये है, और एक सिंगल डायरेक्शन, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, एक ही सिंगल, वन हेड वन प्लान फॉर अ ग्रुप ऑफ एक्टिविटी हैविंग द सेम ऑब्जेक्टिव। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन implies that effort of a group are directed towards common goal। बिल्कुल क्लियर लिखा है इसमें। Without unity of direction, unity of action, coordination of strength and focus, without unity of direction, unity of action, coordination of strength and focusing of effort cannot be achieved। कहते हैं अगर डायरेक्शन, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन नहीं होगा तो आपको कोऑर्डिनेटेड एफर्ट नहीं मिलेंगे। कोऑर्डिनेटेड क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन में काम नहीं होगा, यूनिटी ऑफ एक्शन नहीं दिखेगा आपको, आप वो अचीव नहीं कर पाओगे। ठीक है? यस सर। अभी इसमें क्लैरिटी हुई? नहीं हुई अभी क्लैरिटी? यस सर। सर इसका मतलब यही है ना कि एक पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए सबको अलग अलग काम दिया जाता है, बट एक ही डायरेक्शन में काम दिया जाता है ताकि हमारा जो पर्टिकुलर गोल है वो अचीव हो सके। वेरी गुड, ये इसका मीनिंग है। बड़ा सिंपल सा है, बहुत ही सिंपल है। सिद्धार्थ समझ में आया बेटा? यस सर। चलो आगे चलते हैं। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, ये तो मैंने तुम लोग को पढ़ा दिया है भाई। निश्चिता बताओ ये क्या मतलब है? सर इसका ये मतलब है कि जैसे कि एक जो एम्प्लॉय है वो एक पर्टिकुलर फर्म में आता है अपने एक इंडिविजुअल इंटरेस्ट के साथ, जैसे कि उसे पैसे कमाने हैं। तो जो फर्म है वो उसे अपने गोल के लिए यूज करेगी, जैसे कि अब उसे पैसे कमाने हैं
तो वो बोलेगी अगर तुम ज्यादा मेहनत करोगे तो हम तुम्हें ज्यादा इंक्रीमेंट देंगे। तो वो अपने गोल को अचीव करने के लिए ज्यादा मेहनत करेगा, ज्यादा उसकी फिर काम होगा फर्म में, जिससे फर्म का जो ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो जाएगा। तो इसमें जो फर्म है उसने अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए जो इंडिविजुअल है उसके इंटरेस्ट को ग्रो करवाया है। नहीं 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 नहीं, नहीं। सिद्धार्थ तुम बताओ। मैंने ओके एग्जाम्पल भी दिया था इसका बेटा, सुना नहीं भी, जैसे मैं दोबारा बता देता हूँ। नहीं, हेलो, सिद्धार्थ बताओ तुम क्या हाँ समझे थे? ओके। तो इससे कि जैसे एक पर्सन है, उसको अपना प्रोडक्ट सेल करना है, ठीक है। हम्म, नहीं मतलब हम्म, नहीं, एक एक प्रोडक्शन का बंदा है और एक सेल्स का बंदा है। अब हम्म, सेल्स के बंदे के पास कुछ सेल करने के लिए नहीं है, और प्रोडक्शन वाले बंदे के पास सेल करने के लिए कोई है नहीं कि वो किससे सेल करे जो डिस्ट्रीब्यूट हो आगे। सो सेल वाले बंदे को काम चाहिए, तो वो प्रोडक्शन वाले बंदे से अपना क्या कहते हैं प्रोडक्शन के लिए आर्टिकल लेगा, और वो आर्टिकल आगे सेल करेगा। इससे जो सेल करने वाला बंदा है उसे भी अपना एक जॉब मिल जाएगा, और प्रोडक्शन वाले को अपना प्रोडक्ट आर्टिकल सेल करने के लिए भी कोई मिल जाएगा जिससे वो अपना सेल कर सके। सो दोनों का बेनिफिट हो जाएगा इससे। नहीं नहीं नहीं, बेटा नहीं नहीं, ये भी इससे बताता हूँ बेटा। हाँ, जब मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था ना वो इम्पोर्टेंस फीचर्स उसके, तो मैंने ये एग्जांपल लिया था। क्या है कि अगर मैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपना इंटरेस्ट ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट से ऊपर रखूंगा, मेरा इंटरेस्ट पर्सनल इंटरेस्ट कुछ और है, और ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को मैं प्रायोरिटी नहीं देता हूं, मेरे लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इससे क्या होगा? ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट है वो पूरा नहीं हो पाएगा। सर सॉरी, रिपीट करना, सर रिपीट करना, आपने जो कहा वो रिपीट करना सर एक बार। मैं बता रहा हूँ। मेरा इंटरेस्ट, मैं अपना इंटरेस्ट को प्रायोरिटी देता हूँ। प्रायोरिटी का मतलब समझते हो? हाँ सर, इम्पोर्टेंस ज्यादा देता हूँ, इंपॉर्टेंस हाँ। ज्यादा देता हूँ, उसकी तरफ मेरा ज्यादा ध्यान है, और ऑर्गेनाइजेशन के का जो इंटरेस्ट है उसमें मेरा ध्यान नहीं, जो चीज ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट में उसमें मेरा ध्यान नहीं। इससे क्या होगा? ओके, इससे ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो कंप्लीट ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैं ऑर्गेनाइजेशन को ज्यादा इंपॉर्टेंस ही नहीं दे रहा हूँ एज कम्पेयर टू करेक्ट, आर खुद की जो भी है, करेक्ट, हाँ। है ना बेटा? इशिता, समझ में आया? यस सर। अब प्रिंसिपल क्या कहता है कि भाई आप लोगों का जो पर्सनल इंटरेस्ट है उसको आप लोअर रखो या जीरो रखो, और ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को प्रायोरिटी दो। इतना सिंपल है। सब हम्म ऑर्डिनेशन, सब ऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है? सब ऑर्डिनेट किसको नहीं बोलते हैं? सर, नहीं सब पता ऑर्डिनेट का मतलब होता है जैसे मेरे अंडर कोई भी अंडर काम करता होता है तो उसको सब ऑर्डिनेट बोलते हैं, ये मेरा सब ऑर्डिनेट है। जो मेरे को ओके रिपोर्ट करता है, जो मेरे को रिपोर्ट करता है उसको सब ऑर्डिनेट बोलते हैं, है ना? ठीक है। तो मैं, प्रिंसिपल क्या कहता है कि भाई सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट विद जनरल इंटरेस्ट, मतलब ये है कि जो मेरे इंटरेस्ट, पर्सनल इंटरेस्ट है, उनको मैं नीचे रखूं, और जनरल इंटरेस्ट जो ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट है उसको ऊपर रखूं। द इंटरेस्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन शुड बी टेकन प्रायोरिटी, देखो वही वर्ड यूज करा, प्रायोरिटी, ओवर द इंटरेस्ट ऑफ एनी इंडिविजुअल employee. In all situations, the interest of the group will supersede the interest of any individual employee. The manager can ensure this by example of fair performance by not misusing his authority for personal favors. अब देखो, मैंने एक एग्जांपल दिया था ना कि मैं परचेज में हूँ और मेरा एक फ्रेंड है जो रॉ मटेरियल देता है, वो रॉ मटेरियल भी अच्छा नहीं है उसका, और क्या कहते हैं वो, मतलब एक्सपेंसिव भी दे रहा है। पैसे भी दे रहा है। वो मेरे से कहता है कि ऐसा करो यार, इसके अंदर 10% कमीशन तुम्हारा हो जाए। मैं कहूँगा बहुत ही बढ़िया है, तो मेरे को पैसे भी मिल जाएंगे। तो मैंने अपना इंडिविजुअल इंटरेस्ट को आगे रखा, और ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को पीछे कर दिया। उससे अल्टीमेटली क्या हुआ कि प्रोडक्ट जो है वो बेकार बना, कॉस्ट भी ज्यादा आई। क्लियर हुआ एग्जांपल से? यस सर। है ना? हाँ। मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। मेरे
क्या कहते हैं ग्रुप में मेरा कोई रिलेटिव काम करता है, मैंने उसको क्या कहते हैं मेरा इंटरेस्ट है कि वो आगे बढ़े, तो मैंने उसको प्रमोट कर दिया है, ठीक है। उससे क्या हुआ कि जो नीचे के लोग थे वो कहते हैं ये तो उस लेवल का बंदा था ही नहीं, इसको प्रमोशन मिल रही है, तो उनके अंदर क्या होगी, प्रॉब्लम आएगी, वो काम ठीक से नहीं करेंगे। अगर मैं सीनियरिटी के बेसिस पे, मेरिट के बेसिस पे प्रमोट करता, सब लोग कहता ठीक है हाँ ये बंदा डिजर्व करता था, इसलिए इसको प्रमोट कर दिया गया। क्लैरिटी है नहीं है बच्चों? ओके सर। यस ठीक सर। है ना? हाँ। Remuneration of employees, the overall pay and compensation should be fair to both employer and employee organization. ये तो बड़ा सिंपल है। तो रेम्यूनरेशन का मतलब समझते हो? यस सर, वो सैलरी, कमीशन। राइट राइट। हाँ भाई सिद्धार्थ, समझते हो ना बेटा रेम्यूनरेशन? नो सर, मतलब ऐसा कोई अल्टरनेट वर्ड है इसका? सैलरी बताया ना इसने, इशिता ने बताया ना, सैलरी की वेजेस, ओके ओके ओके। है ना? हम्म। अब वो ये कहता है कि भैया आप रेम्यूनरेशन जो एम्प्लॉय को दोगे वो कैसे होने चाहिए? फेयर होने चाहिए, मतलब कि जो जितना डिजर्व करता है उसको उतना मिलना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन उनको एक महंगे बंदे को ले आए और उसको अफोर्ड ही नहीं कर पा रही है, पता चला, है ना? ओके। हमारी क्या कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन की पेइंग कैपेसिटी नहीं है उतनी, ठीक है। और जो बंदों को सैलरी मिले वो उनके इस तरीके से हो कि भी उनका एक रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो। आप ऐसे नहीं किसी को अंडर पे कर रहे हो, बेचारा पूरा 8 घंटे लगा रहा है, आप उसको मार्केट से भी कम पैसे दे रहे हो, ये नहीं होना चाहिए। तो जो ओवरऑल पे या कंपनसेशन है शुड बी फेयर टू बोथ एम्प्लॉइज एंड द ऑर्गेनाइजेशन। दोनों तरह की बात कर रहा है ये, सिर्फ एम्प्लॉइज की बात नहीं कर रहा, ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा है कि भाई आप उतने ही बंदे रखो जितनी आपको जरूरत है और उनको उतना ही पे करो जितना आप पे कर सकते हो। अगर आप पे नहीं कर सकते तो ऐसे बंदों को रखने का फायदा नहीं है आपके ऊपर, तो बल्कि नेगेटिव इफेक्ट आएगा इस चीज का। आप सैलरीज कहाँ से पे करोगे? आपका प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है उतनी, है ना? आप अपना काम ही इतना मत फैलाओ कि आपको क्या कहते हैं हैवी सैलरी के बंदों को हायर करना पड़े। इसीलिए लोग क्या करते हैं कि लोन्स लेते हैं, वो कहते हैं नहीं भाई हमारा काम तो बढ़ जाएगा, हम हायर करेंगे, तो फिर लेकिन लोन्स लेके उनको सैलरी पे करते हैं और कभी जो है वो सक्सेसफुल भी हो जाते हैं, उनका माल बिकना शुरू हो जाता है तो लोन उतार देते हैं। और कभी कभी सुना होगा कि डिफॉल्टर हो गया, लोन नहीं पे कर पा रहा, ये और सारी चीजें, है ना? तो रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉइज मतलब कि लोगों को जो पैसे दोगे आप, वो एक जो मार्केट वैल्यू है उनकी, उनको उतना पे करना चाहिए, और जो आपकी कैपेसिटी है पेइंग कैपेसिटी उतना उस हिसाब से पे करना चाहिए। एंड एम्प्लॉय को ये ना लगे कि वो अंडर पेड है। क्लियर हुआ? यस और नो? यस सर। यस सर। ठीक है, चलो 7 करें, अब 7 हम अगले उसमें करेंगे, है ना? ठीक है, ओके सर। सर।